नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची को लेके अनेक मीडिया संस्थानों ने खबरें चलाई और दावा किया कि 50 सीटें फाइनल हो गई है, तो किसी ने एक कदम आगे बढ़ के 60 सीटों का दावा किया। ऐसी ही खबरों की बाढ़ आ गई 2 अक्टूबर को। अनेक दावेदारों को तो बधाइयां तक मिलने लगी, यहाँ तक कुछ अखबार नवीस विज्ञापन की मांग भी करने लगे। ऐसे ही हालात निर्मित हो गए। उसके बाद लगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने वाकई अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। बेहद जिम्मेदार कहलाने वाले अनेक मीडिया संस्थानों ने दावा किया। हमारे पास भी लगातार लोगों का फोन आता रहा, लोग संपर्क करते रहे, मेल करते रहे, लेकिन हम उन्हीं खबरों को दिखाते हैं जिसकी अधिकृत और पुष्ट जानकारी होती है। हालांकि राजनीति में अपुष्ट खबरों का भी अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन हिंदी में एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे ही थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से क्या निकल कर आया, किस तरह से स्क्रीन में एक एक प्रत्याशियों के चेहरे दिखाए गए, किस तरह से कॉर्पोरेट स्टाइल में वहां बैठक हो रही थी, ये सारी अंदर खाने की बातें जिसमें दम नहीं था लेकिन दमदारी के साथ प्रस्तुत की गई। यही कारण था कि 2 अक्टूबर की शाम होते होते सोशल मीडिया में अनेक रोचक और तीखे व्यंग्यबाण चलने लगे। इनमें से कुछ फेसबुक पोस्ट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करवा रहा हूं। विकास गुप्ता लिखते हैं, मीडिया वाले टिकट बांटकर माहौल बना रहे हैं। केशव कुमार लिखते हैं, टिकट बांटने का काम आज पार्टी का नहीं मीडिया का ही है। विकास बापना लिखते हैं, पैनल में है, दौड़ रहा है, चल रहा है, रेंग रहा है, घिसट रहा है, घिस गया है, किंतु पैनल में है। इसी तरह भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी अमरजीत छाबड़ा लिखते हैं, कॉलेज के दिनों में परीक्षा के दौरान गैसिंग पेपर मिलते थे जिसमें परीक्षा में 20 प्रश्न में से 6-7 ही फंसते थे। डॉक्टर वंदना गुप्ता लिखती है, हर तीर को सिर्फ अंधेरे में चलाते रहिए, लग जाए तो निशाना अपना बताते रहिए। और आखिरी में अंग्रेजी में लिखा है, लिस्ट टिकट लिस्ट। और इन सब से आगे बढ़कर मुरली गुरपंच ने छत्तीसगढ़ी में सीधे मीडिया और विज्ञापन के संबंधों को ही अवगत करा दिया। यहाँ हमें समझना होगा कि जब आग नहीं जली तो धुआं कैसे उठा। दरअसल इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची बहुत जल्दी सामने आने वाली है, लेकिन आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक दूसरी सूची जारी नहीं की गई। हमने भी अपने बेहद विश्वस्त सूत्रों को एक्टिव किया। हर तरीके से हमने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर क्या वाकई ऐसी कोई सूची जानबूझ के वायरल करवाई गई, क्या ऐसी सूची कोई रणनीति का हिस्सा था जिससे ये पता चल सके कि कौन कौन भागी हो सकता है। एक बार नकली सूची, उसके बाद हो सकता है असली सूची सामने लाई जाए। इन सब बातों की पड़ताल का एक निचोड़ निकल कर आया कि न तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा था और न ही ऐसी कोई सूची निकाली गई। लेकिन हमारी हिंदी बोलचाल में कहावत है, भेड़ चाल। दरअसल ऐसा ही कुछ भेड़ चाल सोशल मीडिया में भी होता है। ऐसी ही कुछ भेड़ चाल डिजिटल मीडिया के दौर में होता है, जहां कॉपी पेस्ट का जमाना है। एक ने कुछ बोला तो दूसरे ने उसे माना और तीसरे ने उसे अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया। ऐसे ही हालातों के बीच राजनीति आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने 3 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए। बस्तर में आके उन्होंने जिस अंदाज में जाति आधारित जनगणना से कहीं आगे हिंदू और मुस्लिमों वाली जो बात की, उसके दूर तक मायने जाने वाले हैं और खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तो इसका खासा असर पड़ने वाला है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जबरदस्ती जातिगत आधारित जनगणना करवाई गई। मैं जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि केंद्र ने इसकी अनुमति नहीं दी, तो राज्य ने अपने स्तर पर यह जनगणना करवाई। और उसके बाद फिलहाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जाति आधारित जनगणना के अलावा यह दावा कर रहे हैं कि हमने आर्थिक आधार पर सर्वे कराया और उसी आर्थिक सर्वे का उपयोग पीएम आवास की योजना के लिए किया गया। लेकिन इससे पहले 3 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में बस्तर की आम सभा के दौरान जो बातें कही, उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने बस्तर की सभा से पहले माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद मंच में आते ही अपना नारा दोहराया, तो उसके बाद समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ की राजनीति आने वाले दिनों में किस दिशा में जाने वाली है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं साहिबो, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल द्वारा
किए गए जाति आधारित जनगणना के समर्थन के विरुद्ध बिना सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बातें रखी वो उनकी अपनी खास शैली है। एक बात आपने और गौर की होगी कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने पोडियम में जिस तरह से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगा रखी थी वह भी एक गहरा संदेश था। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले यह संदेश देने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भाजपा की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी ने ही करवाया था। इससे पहले रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भी जब पीएम नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी तब उन्होंने अपने मंच में पीछे छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाकर एक संदेश देने की कोशिश की। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी छत्तीसगढ़ियावाद और स्थानीयता की जो राजनीति चल रही है वह संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर काफी गहरे मायने रखती है। ऐसी तस्वीरों और संकेतों का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब प्रधानमंत्री के मंच में ऐसी तस्वीरें लगाई जाए जिससे सीधे सीधे राजनीतिक लाभ पहुंचता हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान जब यह बताने की कोशिश की कि देश में संख्या के आधार पर संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार हिंदू आबादी का हो सकता है, दरअसल वो कोट कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों का जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में भी सबसे ज्यादा अधिकार मुसलमानों का है। जब ऐसी बातें देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक मंच से कह रहे हों तब इसकी चर्चा भला क्यों ना हो। मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी इसमें बहस शुरू हो गई है। भाजपा कांग्रेस के अलावा अनेक मीडिया पैनलिस्ट को एक नया होमवर्क मिल गया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल द्वारा जाति आधारित जनगणना का जवाब दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में आके उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति का भी पता चलता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? अब हम सीएम भूपेश बघेल की उन बातों को सुनेंगे जब उन्होंने जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हुए पीएम आवास के लिए अपनी सरकार के योगदान की बात कही। आवाज पर खूब हल्ला करत रही से अभी राहुल गांधी जी आए बिलासपुर में 7 लाख आवाज पर पैसा वो दिन जारी करें। 7 लाख केंद्र सरकार पैसा देवत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास नाम प्रधानमंत्री के है और देवत कौन है? मुख्यमंत्री देवत। अभी जब का पैसा खातम के सब मुख्यमंत्री देश राज्य सरकार दे। और 2011 के जनगणना के आधार पे मिला थे। हम कहें 2021 के जनगणना कराए रितेश और गरीब आदमी मन ला मिलते, लेकिन नहीं कराए भारत सरकार। हमन आर्थिक सर्वेक्षण कराए और जिन 47,000 जेकर कर घरे नहीं रही से ओकरो पहली किस्त पैसा जारी कर दे। दरअसल पीएम आवास का मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस मुद्दे पर 15 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा घेराव के लिए अपने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। तब से लेकर अभी तक अनेक मंचों पर भारतीय जनता पार्टी ने यह समझाने की कोशिश की कि केंद्र तो अपने हक का सब कुछ दे रहा था, लेकिन इस योजना के आगे प्रधानमंत्री नाम जोड़ा था, इसलिए गरीबों का हक छीना गया। इसी तरह की आक्रामक राजनीति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पीएससी और धान जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा उसे हम समझते हैं। खासकर सीजीपीएससी की मेरिट सूची में बेहद प्रभावशाली लोगों का जब नाम आया और हाई कोर्ट की ओर से जब 18 नामों पर स्टे लगाया गया, उस पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने अंदाज में बातों को कुछ इस तरह से समझाया। पीएससी घोटाला बड़ा चर्चा करा। 18 जन अधिकारी मन 42,000 भर्ती करा था। 18 जन की शिकायत करे वो अधिकारी मन के लड़का है, ताकर लड़का है, वो पिछड़े वर्ग कह रहे
वो अनुसूचित जाति के लिए कह रहे, वो जनजाति के लिए कह रहे, एक मन की शिकायत करे और शिकायत करे। तो मैं कहा था भैया का गड़बड़ी है, तेला तो दे। 2 महीना हो गए मतलब कहा, 3 महीना हो गए, लेकिन आज तक के उमन एक ठक शिकायत मुझ दे दी है। इन दिनों सीएम भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक राजनीति का जवाब आक्रामक अंदाज में दे रहे हैं। धान के मुद्दे पर भी जब भारतीय जनता पार्टी ने यह समझाने की कोशिश की कि धान खरीदी का अधिकांश हिस्सा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिया जाता है, इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल जब अपनी बातें रख रहे थे, तब मंच के सामने से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के लिए कुछ गालियां चली। तब अंदाज कुछ इस तरह से था। जब चुनाव आया तब ये कह रहे हैं कि पैसा हम देते हैं, और उसके पहले यही रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अरे नहीं, गाली ले नहीं, गाली देने की हमारी परंपरा नहीं है। तो सीएम भूपेश बघेल ने समझाया कि गाली हमारी परंपरा नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, घेराव, प्रदर्शन और धरने के अलावा जिस तरह से घपले घोटाले के आरोप एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर सत्ताधारी दल को तो परेशानी होगी ही। अगर मौजूदा समय में भाजपा की सरकार होती और कांग्रेस की ओर से भी ऐसे ही आरोप लगाए जाते तो जाहिर तौर पर जवाबदेही तो सत्ताधारी दल की ही बनती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 11% कम वोट मिले थे। जानकारों की माने जो सर्वे को समझते हैं, उनका कहना है कि हमने यहां 6-7% वोट कवर कर लिया है। 5-6% यदि हम और आगे बढ़ गए तब हम जीत की स्थिति में आ जाएंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थानीय और क्षेत्रीय दलों को विशेष महत्व देने की खास रणनीति पर काम कर रही है। यदि मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं, 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 43.1 वोट मिले थे, भाजपा को 32.8% वोट मिले थे, जबकि जोगी कांग्रेस को 7.4%, बसपा को 3.7%, एनसीपी को 0.2% वोट मिले थे। जबकि उस वक्त आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनके वोट नगण्य थे। इस वक्त पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी की चूंकि 2 प्रदेशों में सरकार है और साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है, विज्ञापन में जिस तरह से करोड़ों रुपए आम आदमी पार्टी की ओर से खर्च किया जा रहा है, उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी जब तीसरे मोर्चे के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगी और पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा और गारंटी के नाम पर जो फ्री का लालच दिया जाएगा, जाहिर तौर पर इससे उसका वोट शेयर भी बढ़ेगा। और जब मैं यदि स्थानीय पुराने दलों की बात करूं तो वो ऐसे वोट होते हैं जो कि कांग्रेस से शिफ्ट होकर के आते हैं। भले ही ये वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि ऐसे पुराने दलों को वोट ज्यादा मिले, जिससे 2023 में भारतीय जनता पार्टी को जो 5-10 सीटों का नुकसान होता वो नहीं हो सके, और जहां जीत का अंतर बहुत कम होता है वहां ऐसे वोट काफी मायने रखते हैं। दरअसल भाजपा के रणनीतिकार कम से कम 10% वोट कांग्रेस का कम करना चाहते हैं। इसके लिए भाजपा गैर कांग्रेस प्रत्याशियों का सहारा ले सकती है। इस बार मैदान में बसपा, गोंडवाना के अलावा सर्व आदिवासी समाज और जोगी कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। आमतौर पर इन पार्टियों को भाजपा विरोधी वोट ही पड़ते हैं। इस कारण भाजपा इन पार्टियों के साथ रणनीतिक तालमेल का फायदा दिखा सकती है। इसके पीछे अंकों का गणित है। दरअसल इस रणनीति की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बसपा करीब 10 सीटों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार जोगी कांग्रेस और गोंडवाना पार्टी भी 8 से 10 सीटों पर समीकरण को प्रभावित कर सकती है। सर्व आदिवासी समाज बस्तर में, गोंडवाना और जोगी कांग्रेस बिलासपुर में, इसी तरह बसपा जांजगीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी भी प्रभावी मानी जाती है। भाजपा की पूरी कोशिश हो कि इन क्षेत्रों में इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों को दमदारी से चुनाव लड़वाया जाए। अभी आने वाले दिनों में कई और रणनीतियां चली जानी है। जो विधानसभा चुनाव का माहौल परवान चढ़ेगा, कई और रणनीतियां बदलेगी। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है वाले फार्मूले पे फिलहाल मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके पीछे प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह का नाम सामने आ रहा है। ऐसी ही कई और नई चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसका भान आम आदमी को नहीं होता। राजनीति में कई तरह के मिथक टूटते हैं, कई तरह के फार्मूले चले जाते हैं, कई तरह की अनीतियों को नीति बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि आम आदमी राजनीति से जुड़ने से हमेशा बचने की कोशिश करता है। बस्तर आकर पीएम नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास या भूमि पूजन किया। इस पर चर्चा फिलहाल कम होगी, बल्कि चर्चा इस बात पर होगी कि हिंदू मुस्लिम वाला बयान पीएम नरेंद्र मोदी ने
क्यों दिया। देश समाज से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। राजनीति में यदि आपकी रुचि है तो जरूर आपको आगे आना चाहिए। यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो हमेशा की तरह बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।